वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जीएसटी के एग्जेम्पशंस में आज हम लोग लीगल सर्विसेज के एग्जेम्पशंस से शुरुआत करने वाले हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लीगल सर्विसेज दोज आर exempt एंड अंडर व्हाट सिनेरियोज exemptions will be applicable और exemption will be effective। अब पहला सवाल ये आता है कि व्हाई देयर इज exemption फॉर लीगल सर्विसेज, यानी कि लीगल सर्विसेज के लिए एग्जेम्पशन क्यों दिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। कुछ लोगों को होगा कि सर बाकी जो प्रोफेशनल बॉडीज है, चाहे वो सीए में हो, सीएस हो, सीए हो या कोई और प्रोफेशनल बॉडी हो, इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, बट एडवोकेट्स की या लीगल सर्विसेज एग्जेम्प्ट क्यों है। तो इसका जवाब है गेटिंग अ लीगल राइट और राइट टू गो इनटू द कोर्ट और लीगल रेमेडी क्लेम करना, ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इट इज अ काइंड ऑफ अ राइट विच इज indicated or included or mentioned in our constitution of India. So advocates whatever services advocates are providing in order to facilitate justice or give services to the judiciary or related activities, they should be exempted from GST, ऐसा माना जाता है। तो लीगल सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्पशंस अवेलेबल है एक बार देख लीजिए। सो लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, so there is one column which says legal services provided by. So this column says कि ये लोग अगर लीगल सर्विस प्रोवाइडर है और नेक्स्ट कॉलम दिया है प्रोवाइडेड टू, तो ये लोग लीगल सर्विसेज प्रोवाइडर है एंड these legal services are provided to these specific persons, then it will be exempted under GST law. So legal services provided by an arbitral tribunal, by a partnership firm of advocates or an individual as an advocate other than senior advocate. The word is used other than senior advocate. सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या है, जिसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लीगल प्रोफेशन को गवर्न करता है या उसे रेगुलेट करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एडवोकेट्स आर रिगार्डेड एज सीनियर एडवोकेट्स। तो अगर सीनियर एडवोकेट की अगर कोई सर्विसेज है तो उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट रूल है। जब हम लीगल सर्विसेज पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन द चार्ट फॉर्मेट एज वेल, बट पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। सो अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई लीगल सर्विस दे रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट कोई सर्विस दे रहा है बट अदर देन सीनियर एडवोकेट, या फिर कोई सीनियर एडवोकेट अगर सर्विस दे रहा है, तो इन तीन कैटेगरीज में अलग अलग चीजें आई हैं। सो अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर बिजनेस एंटिटी इज रिसिपिएंट एंड प्रीसीडिंग ईयर में उसका एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग ₹20 lakhs और 10 lakh इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंटल एंटिटी को अगर दे रहा है तो इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय a partnership firm of advocate or individual as an advocate other than senior advocate to another advocate or partnership firm of advocate will be again exempt. सर ये क्या है, इतना बड़ा हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस। सो इसे समझने के लिए आप लोगों को ये एक चार्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो चार्ट में सबसे पहले व्हाट वी आर टेकिंग, द सर्विस प्रोवाइडर इज आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। अगर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस रिसिपिएंट इज एनी पर्सन और सर्विस रिसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर वाज नॉट एक्सीडिंग ₹20 lakh, या फिर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इट वाज नॉट एक्सीडिंग ₹10 lakh, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। व्हाट डज इट मीन? मान लेते हैं, लेट अस से ये जो टर्नओवर का जो हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, मान लेते हैं जो लीगल सर्विस प्रोवाइड किया गया है वो 2020-21 में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर 2021 का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या, 1920 का आप टर्नओवर चेक करोगे, और अगर 1920 का टर्नओवर उस पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी का अगर नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स में है एंड इट इज नॉट एक्सीडिंग ₹20 lakh, या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इट इज नॉट एक्सीडिंग ₹10 lakhs, देन इट विल बी एग्जेम्प्टेड
फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लीगल सर्विसेज। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से है या अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से है, उनके 11 स्टेट्स के नाम हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिए थे, जो आपको याद रखने थे, जहाँ पर हमने कहा था कि बॉर्डर स्टेट्स या हिली एरियाज या फॉरेस्ट एरियाज, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्लासीफाई करते हैं, उसकी लिस्ट भी हमने पढ़ी है। सो अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी भी ऐसे पर्सन को सर्विस देता है, अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी भी ऐसे पर्सन को सर्विस देता है जिसका बिजनेस है, और अगर उसका मान लेते हैं सर्विस 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में दिया, तो अगर इस बिजनेस का 1920 में टर्नओवर वाज नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में वाज नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख, तो वो सर्विस क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। और अगर टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ये जो हमें अभी हमने डिस्कस किया उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है जिसका टर्नओवर in the preceding financial year was exceeding ₹20 lakh and 10 lakh in the case of special category states, then it will be liable for GST and it will be taxable, और ये taxable होगा under reverse charge mechanism, it will be taxable under RCM basis. So in this case all types of legal services like advisory, consultancy, representation or any services will be taxable. तो याद क्या रखना है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अदर देन बिजनेस एंटिटी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अदर देन बिजनेस एंटिटी को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बिजनेस एंटिटी को टर्नओवर दे रहा है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर वाज अप टू ₹20 लाख, एग्जेम्प्ट। आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर वाज एक्सीडिंग 20 लाख, टैक्सेबल, एंड दैट टू टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर कोई इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट सर्विस दे रहा है और फर्म ऑफ एडवोकेट्स अगर सर्विस दे रहे हैं बट अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है, वी आर नॉट सपोज टू कंसिडर सीनियर एडवोकेट्स हियर। सीनियर एडवोकेट के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक और एक कॉलम में इसका स्टडी करेंगे। सो अदर देन सीनियर एडवोकेट अगर है, मतलब कोई इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट सर्विस दे रहा है, कोई एडवोकेट की फर्म अगर सर्विस प्रोवाइडर है या सप्लायर है सीनियर एडवोकेट को छोड़कर, and these services are supplied or recipient is an advocate or firm of advocate or other than business entity or a business entity with a turnover up to ₹20 lakhs or 10 lakhs in the preceding financial year, जो भी हमने डिस्कस किया है, then it is not taxable, it is exempt, all kinds of legal services are exempted. अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अगर कोई सर्विस दे रहा है, इफ इंडिविजुअल एज एन एडवोकेट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और फर्म ऑफ एन एडवोकेट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज and these services are provided to a business entity having turnover in the preceding financial year or earlier financial year exceeding ₹20 lakh, special category states के केस में कितना है 10 lakh, then this will be taxable and again it will be taxable under reverse charge mechanism or reverse charge basis. ठीक है। then अगर कोई सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज दे रहा है अदर देन बिजनेस एंटिटी को, या फिर बिजनेस एंटिटी टर्नओवर अप टू ₹20 लाख और 10 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, देन अगेन इट विल बी एग्जेम्प्ट। तो सीनियर एडवोकेट की सर्विसेज भी नॉर्मल असेसी को, मतलब अदर देन बिजनेस एंटरप्राइज को एग्जेम्प्ट है। बिजनेस एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज नॉट एक्सीडिंग ₹20 लाख और 10 लाख भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई सीनियर एडवोकेट कोई लीगल सर्विसेज दे रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज एक्सीडिंग 20 लाख और 10 लाख एज द केस में बी, देन इट विल बी टैक्सेबल इन नेचर। सम अप करने के लिए, टू सम अप, अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सीनियर एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड होता है 20 लाख और 10 लाख, देन इट विल बी टैक्सेबल सप्लाई और इट विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। This is what you are supposed to learn or remember as far as advocate services are concerned. तो पर्टिकुलर चार्ट और वो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली सर्विस के तरफ जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप ऑफ एन इवेंट। स्पॉन्सरशिप ऑफ एन इवेंट या स्पॉन्सरशिप ऑफ अ स्पोर्टिंग इवेंट, टू द स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट।
अब यहां पर क्या ध्यान में रखना है, जब मैं किसी स्पोर्टिंग इवेंट की स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं, इफ वी आर स्पॉन्सरिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट, अब यहां पे ध्यान में ये रखना है, अगर ये कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट मान लेते हैं नेशनल लेवल का है, यानी कि जो नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, या फिर स्टेट लेवल का है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल का है, या फिर कॉलेज लेवल का है, या फिर स्कूल लेवल का है, या फिर इंटरनेशनल लेवल का भी क्यों ना रहने दो, इट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, सो एनी स्पोर्टिंग इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, या फिर स्कूल लेवल, या फिर इंटरनेशनल लेवल, इट विल बी एग्जेम्प्ट। यानी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्पोर्टिंग इवेंट्स जो होते हैं, या गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, दे आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। वही अगर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट बिजनेस नेचर के लिए आ जाए, जैसे कि आईपीएल हो गया, या आपके गली में कोई बिजनेस लेवल का स्पोर्टिंग इवेंट अगर हो रहा है, देन इट विल बी टैक्सेबल। तो सिंपल वर्ड्स में समझने का है कि अगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट के तहत बनाया गया है, जिसमें टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है और इट इज अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज, तो जनरली इट विल बी एग्जेम्प्ट। जहां पर भी बिजनेस एलिमेंट आ जाएगा, इट विल बी टैक्सेबल, राइट। तो स्पोर्टिंग इवेंट में हमने क्या कहा, स्पोर्टिंग इवेंट बाय, स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, जिसको आप स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, तो सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स अफिलिएटेड फेडरेशंस, जो भी रहेंगे, जो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, जोन लेवल का हो, या कंट्री लेवल का हो, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड हो, या स्कूल गेम्स हो, या ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल हो, या ओलंपिक वाला हो, राइट। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड हो, या नेशनल गेम्स हो, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, या फिर पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के स्कीम के तहत हो, दे विल बी एग्जेम्प्ट। मतलब जहां पर भी बिजनेस एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि स्पॉन्सरशिप ऑफ आईपीएल टैक्सेबल, स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी एनी से फुटबॉल लीग और हॉकी लीग और कुश्ती लीग, इट विल बी टैक्सेबल। सो जो भी नेशनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, म्युनिसिपैलिटी लेवल पर, पंचायत लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल लेवल, सिविल सर्विसेज बोर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इट विल बी एग्जेम्प्ट। थोड़ा भी बिजनेस एलिमेंट आ गया, इट विल बी टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। नाउ ये स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है? अब गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है शुरू, जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है, जैसे कि एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, या गवर्नमेंट का स्किल इंडिया मिशन है, यानी कि कौशल भारत, मतलब कुशल भारत, लाइक दिस। तो ये जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो उनके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना हो, चाहे वो उनको सर्टिफिकेशंस देना हो, और एनीथिंग एल्स, इट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ, राइट। तो सिंपल वर्ड्स में कहना है, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या इसके एफिलेटेड बॉडी, सेक्टर स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या उसके एफिलेटेड बॉडी, ठीक है ना, इनके कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन रिलेशन टू दीज स्कीम्स विल बी exempted from GST, इंक्लूडिंग असेसिंग बॉडीज, यानी कि ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनका जो असेसमेंट करेंगे वो भी एग्जेम्प्ट होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम के तहत जो ग्रामीण एरिया में, यानी कि रूरल एरिया में जो स्किल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो भी क्या हो गए, एग्जेम्प्ट हो गए। तो यहां तक कि जो हमने पढ़ा वो चिंटू पिंटू सन्ड्री एग्जेम्पशंस एक बार के देख लिए। अभी कोई कुछ और ऐसे एग्जेम्पशंस देखते हैं जहां पे थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल करने की नीड पड़ेगी। नाउ परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। सो अगर आप एज एन आर्टिस्ट अगर आप कहीं पे परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या क्या एग्जाम्पशंस मिलेंगे, देखिए। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स। फोक फॉर्म में या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे वो म्यूजिक का रहे, डांस का रहे, या थिएटर का रहे। सो म्यूजिक, डांस और थिएटर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बट याद रखना, इट डज नॉट इंक्लूड
any kind of western or like this dance or performance. ठीक है, तो म्यूजिक, डांस, थिएटर इज exempted from GST law, right? So western music or dance etc will be taxable. Similarly, at the same time, ये जो सर्विसेज है इसमें सर्विसेज एज एन ब्रांड एम्बेसडर आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड. सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ ब्रांड एम्बेसडर, अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो या ब्रांड एम्बेसडर बोलकर काम कर रहे हो, तो ये भी क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा. तो वेस्टर्न डांस एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी टैक्सेबल, ब्रांड एम्बेसडर एक्सेट्रा विल ऑल्सो बी टैक्सेबल. So services by an artist by way of performance in a folk or classical art form such as music, dance or theater, it will be exempted. Western dance will be taxable. Brand ambassador will be taxable. Movies में या serials में काम करना, advertisement करना will be again taxable. और इसमें एक चीज कही है जो आपको याद रखनी है कि ये जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्लासिकल और फोक परफॉर्मेंस इन म्यूजिक, डांस और थिएटर में, if the consideration charged for such performance is not more than rupees 1,50,000 are exempted from GST. मतलब मान लेते हैं मैं कोई फोक आर्टिस्ट हूँ या क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ या आर्ट का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ एंड आई एम गिविंग परफॉर्मेंस इन म्यूजिक, डांस और थिएटर. तो इस केस में अगर मेरा पर परफॉर्मेंस का कंसिडरेशन इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1,50,000, पर परफॉर्मेंस का जो मेरा कंसिडरेशन है इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1,50,000, देन एंटायर अमाउंट विल बी एक्सेप्ट. लेकिन अगर पर परफॉर्मेंस का मेरा कंसिडरेशन इज एक्सीडिंग रुपीज 1,50,000, लेट अस से मैं जो चार्ज कर रहा हूं वो है 1,80,000, इन दैट पर्टिकुलर केस एंटायर 1,80,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल. पूरा का पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल, मुझे कुछ भी एग्जेम्पशन मिलने वाला नहीं है. जैसे कि activities by performing artists in folk or classical or art form of music, dance or theater are exempt if consideration does not exceed rupees 1,50,000. However, if consideration from such activities exceeds rupees 1,50,000, अगर आपका 1.5 लाख के ऊपर का consideration जा रहा है, then entire amount or entire charges are subject to GST. पूरा का पूरा amount will be taxable. यानी म्यूजिक, डांस, थिएटर, फोक और क्लासिकल आर्ट परफॉर्मेंस कंसिडरेशन इज बिलो 1,50,000 और अप टू रुपीज 1,50,000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट. 1,50,000 रुपए के ऊपर जाएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल. इनके अलावा कोई और परफॉर्मेंस एज अ ब्रांड एम्बेसडर फुल्ली टैक्सेबल. कोई अदर आर्ट फॉर्म, वेस्टर्न म्यूजिक है या फिर कोई स्टील आर्ट है जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर एक्सेट्रा, पूरा का पूरा टैक्सेबल. ठीक है, तो इसके साथ में हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है. वी नीड टू बी अवेयर अबाउट वन मोर थिंग जो आपको दी है यहाँ पे. क्या कहा है, फर्दर all other activities by an artist in other art forms, example वेस्टर्न म्यूजिक. ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक में परफॉर्मेंस कर रहे हो आप, या मॉडर्न डांस फॉर्म में परफॉर्मेंस कर रहे हो, या एज एन एक्टर फिल्म और टेलीविजन और थिएटर और मूवीज में परफॉर्म कर रहे हो, या फिर स्टिल आर्ट फॉर्म है, इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल. ठीक है, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप कोई भी काम कर रहे हो वो कंप्लीटली टैक्सेबल है, फिर आप चाहे फोक आर्टिस्ट हो या क्लासिकल आर्टिस्ट हो. इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू से, अगर सम अप करना है तो पहले तो फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म, इसमें अगर म्यूजिक है, डांस है और थिएटर है और 1,50,000 तक का आपका पर परफॉर्मेंस का कंसिडरेशन है, इट विल बी एग्जेम्प्ट. इफ इट एक्सीड्स 1,50,000, 1.5 लाख से ऊपर जाता है तो पूरा का पूरा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, एंटायर अमाउंट. ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीटली टैक्सेबल. अदर आर्ट फॉर्म्स या मूवीज और थिएटर कंप्लीटली टैक्सेबल. इतना अगर आपके ध्यान में है तो आप लोग इस प्रैक्टिकल करने के लिए रेडी हो. सो रीड दिस केयरफुली, जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है, जो लिखा हुआ पोर्शन है, सो दैट हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ पाए. अब अगर इसमें और देखना है, क्वेश्चंस अगर हमें देखने हैं,
So let us try to read the question and let's try to find out the answers to these particular questions. तो क्या कहा है, मिस्टर नवाब, नवाब नाम का एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, मिस्टर नवाब अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आर्टिस्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम। पहला है परफॉर्मेंस इन अ क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस में परफॉर्मेंस किया एंड चार्जेस आर ₹98,000 ओनली। क्लासिकल डांस चार्जेस आर ₹98,000 ओनली। परफॉर्मेंस इन टेलीविजन सीरियल, टेलीविजन सीरियल में परफॉर्मेंस किया, चार्जेस आर ₹2,80,000। सर्विसेज एज ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बोल के सर्विसेज दिया, चार्जेस आर ₹12 लाख। कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स, आई वांट ऑल ऑफ यू टू थिंक ऑन दिस। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स जहाँ पे 2,10,000 का अमाउंट है, आई वांट यू टू हैव अ थॉट ऑन दिस 2,10,000 रुपीज के लिए। ठीक है, देन एक्टिविटीज ऑफ स्कल्पचर मेकिंग, स्कल्पचर्स बना रहे हो आप, स्टील आर्ट फॉर्म 3,10,000 और परफॉर्मिंग इन वेस्टर्न डांस 90,000। आप वेस्टर्न डांस में परफॉर्म कर रहे हो एंड यू आर सपोज टू डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी ऑन इट। तो पहला है क्लासिकल डांस 98,000, विदाउट एनी डाउट इट विल बी एग्जेम्प्ट बिकॉज 1.5 लाख के नीचे है, क्लासिकल डांस है, हमारे लिमिट के अंदर है। टेलीविजन सीरियल डेफिनेटली टैक्सेबल, कहीं पर कुछ एग्जेम्पशन नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर डेफिनेटली टैक्सेबल, कहीं पर कुछ एग्जेम्पशन नहीं है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट की कोचिंग के बारे में हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें हमने जो फर्स्ट ग्रुप पढ़ा था ना, फर्स्ट ग्रुप जो पढ़ा था चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी, वहां पर इसका कुछ मेंशन हमने किया था। स्कल्पचर मेकिंग डेफिनेटली टैक्सेबल होगा, वेस्टर्न डांस डेफिनेटली टैक्सेबल होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में जाकर आप पहले चेक कीजिए कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड कुछ एग्जेम्पशन है क्या, और अगर है तो वो कितना है या फिर वो कैसा है। सो होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। नाउ वी कैन गो विद द आंसर। तो सबसे पहला फर्स्ट, परफॉर्मिंग in classical dance and consideration does not exceed ₹1,50,000, it will be exempt. Television serial, sir, definitely it will be taxable. Brand ambassador, definitely sir, it will be taxable. Recreation के लिए we will discuss it later on. Sculpture making, definitely sir, it will be taxable. Western dance, definitely it will be taxable. अब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स अगर आपको समझना है तो आपका जो पहला वाला एंट्री जो हमने किया था वो आपको ध्यान देने का है। क्या कहा हमने, देखिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट और कल्चर एंट्री नंबर 80 में वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, राइट। और ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली डेलिबरेटली यहाँ पर ये एंट्री लिया है या ये क्वेश्चन लिया है सो दैट आपको अवेयरनेस आए कि हमें रिवीजन करना है और इसका एग्जेम्पशन के ऊपर ध्यान देना है। सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। सो टोटल टैक्सेबल सप्लाई हमारा कितना होगा, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। कितना होगा हमारा टोटल टैक्सेबल सप्लाई, लेट्स ट्राई टू चेक ऑन इट, हाउ मच विल बी टैक्सेबल सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस और इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो। तो देखते हैं कितना होगा टैक्सेबल सप्लाई हमारा। सो 2,80,000 प्लस 12 लाख प्लस 3,10,000 प्लस 90,000, इट कम्स टू 18,80,000 और उसके ऊपर 9% CGST, 9% SGST, तो टोटल 18% आएगा। इट विल बी 3,38,400, 3,38,400। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि जो हमने पीछे की सर्विसेज पढ़ी है, अब वैसे तो देखा जाए तो इस ग्रुप में वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी को मर्ज करने का स्कोप है क्योंकि वो आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है और हम डेलिबरेटली इस तरीके से करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में एग्जामिनेशन जब शुरू किया था कहा था कि ग्रुप वाइज क्लब करके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको रिक्रिएशनल भी पता है और ये भी पता है तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे और कहीं पर भी अगर आप कुछ भी भूल गए तो यू आर टाइट फिश।
तो इसका मतलब क्या है, एग्जेम्पशंस को डेडिकेटेडली अच्छे से पढ़कर रिवाइज कर क्लोज करना जरूरी है। एग्जाम के पहले एग्जेम्पशंस को पूरा रिवाइज करना इज अ टफ गेम। व्हाई इट इज अ टफ गेम? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ट वगैरह जो हमने बनाए हैं वो ग्रुप वाइज बनते हैं। पूरा एग्जाम्पशन का एक सिंपल चार्ट तो बन नहीं सकता, बिकॉज 80, 90, हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पशंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबका चार्ट बनाना इज डिफिकल्ट। दोज हु आर फीलिंग कि सर ये कितना आसान है, कितना याद करना है, रट्टा मारना है, बोर्डम हो रहा है, बट यू हैव टू डू इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्योंकि मैंने बोला ये एक्टिविटी एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है, अब इसमें क्या और फर्दर हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स। अगर वेरियस इवेंट्स में अगर आपको एडमिशन वगैरह मिल रहा है तो इसमें क्या क्या एग्जामेशन है। अगर किसी म्यूजियम में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में आप जा रहे हो ऑन पेमेंट ऑफ सम टिकट और एनीथिंग एल्स, इट विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी लॉ। कोई नेशनल और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, या एनी अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है या लॉ के तहत प्रोटेक्टेड है, उनमें एडमिशन की जो फीस है या जो चार्जेस है, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर आपको किसी सर्कस, डांस या थिएटरिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा या बैलेट में एंट्री मिल रही है, या आप किसी अवार्ड फंक्शन या कंसर्ट या पीजेंट को देखने के लिए जा रहे हो, या रिकॉग्नाइज बॉडी का स्पोर्टिंग इवेंट देखने जा रहे हो, या प्लानिटोरियम देखने जा रहे हो, इन दैट केस अगर पर पर्सन एंट्री की फीस इज नॉट मोर देन ₹500, तो आपकी वो जो टिकट के चार्जेस है दे विल बी एक्सेप्ट। और अगर पर पर्सन जो फीस है वो 500 के ऊपर जाएगी, मान लेते 600 रुपए फीस है, देन इट विल बी टैक्सेबल। सो अगर पर पर्सन एंट्री फी इज नॉट मोर देन ₹500, इट विल बी एग्जेम्प्ट। इफ इट इज मोर देन ₹500, इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, और रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग बॉडी मतलब वही स्पोर्टिंग बॉडी जो जो अभी हमने पहले ही पढ़ी है, जिनका स्पॉन्सरशिप एग्जेम्प्ट होता है, चाहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, या फिर क्रिकेट एसोसिएशन हो जो रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कोई सर्विसेज देती है तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पशन है, लेट अस ट्राई टू स्टडी इट। तो सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर वो कोई सर्विसेज दे रही है अपने मेंबर्स को एज अ ट्रेड यूनियन, मतलब अगर एक ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, इट इज कंप्लीटली एक्सेप्ट। सो ट्रेड यूनियन गिविंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स एंड कलेक्टिंग सम कंसिडरेशन फ्रॉम देम, तो वो मेंबर से जो कंसिडरेशन ट्रेड यूनियन को मिल रहा है, इट इज कंप्लीटली एक्सेप्ट। अगर ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है ये कोई ऐसी एक्टिविटी कर रही है विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी लॉ, मतलब लेट अस से ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है ये हेल्थ चेकअप करवा के दे रही है, तो हेल्थ चेकअप पर से इज एग्जेम्प्ट। तो वो हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जो पैसे कलेक्ट करेंगे, लेट अस से मेरी एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, मैंने आप सब लोगों से 100 रुपीज कलेक्ट किए और आपका मैं हॉस्पिटल में जाके मेडिकल का चेकअप करवा के दिलवा रहा हूँ। तो ये जो चेकअप है हॉस्पिटल के डॉक्टर की जो एक्टिविटी है पर से अगर वो एग्जेम्प्ट रहेगी, तो ये हेल्थ चेकअप भी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसके लिए जो मैं पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ वो भी क्या रहेंगे, एग्जेम्प्ट रहेंगे। उसके बाद up to amount of ₹7,500 per month per member, up to amount of 7,500 per month per member for sourcing of goods or services from a third person in a housing society or a residential complex। यानी जो हाउसिंग सोसाइटीज होती है या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, वहां पर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, या हाउसिंग सोसाइटी या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो कॉमन यूसेज के जो गुड्स वगैरह होते हैं, उसके लिए मंथली आप कुछ मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह पे करते हो। अगर पर पर्सन पर मेंबर अगर मेंटेनेंस चार्जेस आपके 7,500 रुपए तक के हैं, 7,500 रुपीज तक के, तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पे वर्ड यूज किया है हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग does not include not a business complex or commercial complex. It do not include business or commercial complex. So अगर बिजनेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, तो बिजनेस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करने के लिए अगर मैं कुछ भी पैसा ले रहा हूं तो प्राइमा फेसी पर से इट मे बी टैक्सेबल। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो और 77A कहता है कि अगर कोई नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी है या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है,
जो वर्क कर रही है इंडस्ट्रियल वेलफेयर के लिए या एग्रीकल्चरल लेबरर के वेलफेयर के लिए, तो इन दिस केस अगर इनकी मेंबरशिप फीस इज अप टू ₹1000 पर मेंबर पर ईयर, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट, और 1000 से ज्यादा रहेगी देन इट विल बी टैक्सेबल। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है तो मैं जो बोल रहा हूँ उन वर्ड्स को सुनिए। कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये ट्रेड यूनियन है और ये ट्रेड यूनियन अपने मेंबर्स को अगर कोई सर्विसेज दे रहा है, इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। कोई अगर ऐसे एक्टिविटी कर रहा है जो एग्जेम्प्ट है, उस एक्टिविटी के लिए कुछ कंसिडरेशन ले रहा है, इट विल बी एग्जेम्प्ट। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और हाउसिंग सोसाइटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पर मंथ पर मेंबर अप टू 7500 विल बी एग्जेम्प्ट। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस कॉम्प्लेक्स एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इंडस्ट्रियल वेलफेयर और एग्रीकल्चरल लेबरर के वेलफेयर के लिए पर मेंबर पर ईयर अप टू 1000 की फीस है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, एल्स अदरवाइज बैलेंस विल बी टैक्सेबल। अब इसके आगे जो भी हम लोग एग्जेम्पशंस पढ़ने वाले हैं, ये सारे एग्जेम्पशंस हमने कहीं ना कहीं पर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बस अभी सिर्फ उन्हें एक बार क्विकली रीलुक और रिविजिट हम लोग करने वाले हैं। सो ऑल द रिमेनिंग एग्जेम्पशंस, वो जितने भी है अभी, ये सारे के सारे हमने कहीं ना कहीं पर पढ़े हुए हैं। अभी सिर्फ हम उनको रीलुक या रिविजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रीलुक और रिविजिट देम क्विकली। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, फर्स्ट क्या कहता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और इंडिपेंडेंट यूनिट एज अ पार्ट देयर ऑफ। अगर आपको याद है तो हमने जो शेड्यूल 2 पढ़ा था जहां पे बिजनेस एंटिटीज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, हमने उसको वी हेल्ड दैट इट इज नॉट टैक्सेबल। सो अगर कोई बिजनेस एंटिटीज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न बाय वे ऑफ सेल और मर्जर और एक्विजिशन एक्सेट्रा, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है, supply of services associated with transit cargo to Nepal and Bhutan, those are landlocked countries, it will be exempt। मतलब क्या है, नेपाल एंड भूटान ये लैंडलॉक कंट्रीज है, मतलब इनको ओशियन का एक्सेस अवेलेबल नहीं है या सी का एक्सेस अवेलेबल नहीं है। तो जो भी सी ट्रांसपोर्ट के इनके जो भी गुड्स वगैरह आते हैं, वो इंडिया ने कहा कि आप इंडियन पोर्ट पर लाइए और यहां से हम आपको बाय रोड और बाय एनी अदर वे आपके कंट्री में सप्लाई करेंगे। तो ये जो इससे रिलेटेड जो सर्विसेज है, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट ऑफ कार्गो टू नेपाल एंड भूटान, जो कि लैंडलॉक कंट्रीज है, इनकी रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्ट है या कार्गो का ट्रांसपोर्ट, इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज इज अगेन एग्जेम्प्ट। अब यहाँ पर क्या याद रखना है, लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। सो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, so यहाँ पे क्या कहा है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब एक घर आपको रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए अगर ड्वेलिंग मिला, इट इज एग्जेम्प्ट। इफ ऐसे कमर्शियल ड्वेलिंग, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज गिवन ऑन रेंट फॉर रेसिडेंस, तो इसका जो रेंट होगा वो क्या रहेगा, टैक्सेबल। अगर कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का कोई ड्वेलिंग है and if it is given on rent for commercial purposes, it will be again taxable। अगर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या कोई कमर्शियल प्रीमाइसेस है, इट इज गिवन ऑन रेंट फॉर कमर्शियल पर्पसेस ओनली, then again it will be taxable। So what is exempt is residential dwelling for residence is exempt, commercial dwelling for residence taxable, residential dwelling for commercial purposes taxable, commercial dwelling for commercial purposes is again taxable। तो आपको याद रखना है। देन अगला जो एंट्री है वो हमने एक जगह पर पढ़ा है, रेंटिंग ऑफ रूम्स करके। सो अगर किसी होटल, इन और गेस्ट हाउस और क्लब और कैंपस साइट पे आपको कोई लॉजिंग या होटल का अगर रूम मिल रहा है और अगर आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज बिलो ₹1000 पर डे और इक्विवेलेंट, देन इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब आपने होटल में कोई रूम लिया रेंट पर, चाहे रूम एसी हो नॉन एसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो अगर उसका अगर पर जो डे का जो रेंट है उस रूम का इज बिलो ₹1000, इट विल बी एग्जेम्प्ट, 1000 और अबव इट विल बी टैक्सेबल, राइट। सो जो रूम रेंट का हमने पढ़ा था चैरिटेबल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के तहत 1000 पर डे वाला, वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल है। बिलो 1000 पर डे एग्जेम्प्ट, 1000 टैक्सेबल, अबव 1000 इज ऑल्सो टैक्सेबल, सेम थिंग विल बी रिपीटेड हियर। और ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मैंने एक्सप्लेन भी की थी जब हम लोगों ने चैरिटेबल और रिलीजियस एंटिटी वाला प्रोविजन पढ़ा था, तब वहां पर बोला भी था कि रूम रेंटिंग के लिए भी सिमिलर प्रोविजन आएंगी होटल्स में। देन सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन फॉर क्लियरेंस। अब बाय एयर गुड्स ट्रांसपोर्ट इज टैक्सेबल, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब मान लेते हैं यूएसए से कोई गुड्स इंडिया में आ रहे हैं, तो वो यूएसए से गुड्स जब निकले इंडिया में आने के लिए तो अप टू कस्टम्स क्लियरेंस स्टेशन, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट पर आने तक या वहां से क्लियरेंस होने तक वहां का जो एयर फेयर इज एग्जेम्प्ट। एक बार इंडिया में आ गए उसके बाद में जो भी एयर ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा है इट मे बी टैक्सेबल। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू कि इंडिया के बाहर से, आउटसाइड इंडिया से अगर इंडिया में आ रहे हैं तो यहां तक का जो भी एयर फेयर है इट विल बी एग्जेम्प्ट, इसके आगे का जो रहेगा इट विल बी टैक्सेबल। मतलब इंडिया में आप आ गए उसके बाद में आप आगे जा रहे हो इट विल बी टैक्सेबल। ये अगले जो है वो 39 2019 तक के थे, तो यू कैन रीड देम इफ यू वांट टू रीड। देन इसके आगे का सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर और टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं क्योंकि सी वाला कंटेंट हमने एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज में पढ़ा था। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या क्या एग्जामिशन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आप लोग जो रेंट पर दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, मोटर व्हीकल ऑन हायर। सो व्हाट यू आर गिविंग ऑन रेंट इज अ मोटर व्हीकल, आप रेंट पर दे रहे हो। अब ये मोटर व्हीकल अलग अलग लोगों को आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले पॉइंट, ये जो मोटर व्हीकल है इसकी कैपेसिटी इज टू कैरी ऑन मोर देन 12 पैसेंजर, राइट। सो मोटर व्हीकल की कैपेसिटी जो है टू कैरी ऑन, टू कैरी मोर देन 12 passengers। And if it is given on rent, if it is given on rent to स्टेट ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी और अंडरटेकिंग, यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस आती है, जैसे कि हमारे केस में एसटी की जो रेड कलर की बसेस वगैरह आती है, इट इज exempt, given to others, given to others it will be taxable। Okay, so what is more important here, you should have a motor vehicle and it should have a capacity to carry on more than 12 passengers। और इसे ही हम लोग स्टेज कैरेज भी कहते हैं, जो इसके पहले एक वर्ड आया था हमारे पास, मैंने वहां पे बोला भी था ये। दूसरा, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल रेंट पर देते हो, बट ये गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल शुड बी गिवन ऑन रेंट टू whom, टू GTA, then it will be exempt। and if it is given on rent to others, GTA के अलावा किसी और को दिया, या GTA को कोई दूसरी गाड़ी रेंट पर दिया,
विच इज नॉट अ गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आपको कार रेंट पर दिया जीटीओ को, देन इन बोथ द केसेस इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो दो हो गए। तीसरा, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, और ये अप टू प्री स्कूल टू एचएससी वाला, ये हमने पहले भी एजुकेशन सर्विसेज में पढ़ा है, राइट। सो तीसरा हम कहेंगे फॉर स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ, इसमें जो एग्जेम्पशन अवेलेबल है इसको पढ़ने के लिए आपको रेफर करना है, रेफर डायरेक्टली वहां से पढ़ा तो भी चलेगा, एजुकेशन सर्विसेज। ठीक है, और ये जो है ये प्री स्कूल से एचएससी तक का ही है, वहां पर हमने ऑलरेडी इसको देखा है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देन सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, जो टोल चार्जेस आप पे करते हो रोड और ब्रिज को एक्सेस लेने के लिए, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय वे ऑफ अगेन एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्यूटी, टोल के जगह पर अगर हम एन्यूटी बोलेंगे तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, चाहे वो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि एमएसईबी हो, टाटा पावर हो, रिलायंस पावर हो, या कोई और पावर हो, वहां से आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आप देखना उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के इनवॉइस के ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा होगा। ये बिल ऑफ सप्लाई क्यों लिखा जाता है? बिकॉज इट इज एग्जेम्प्टेड। एक बार चेक कर ला उसके ऊपर बिल ऑफ सप्लाई लिखा आता है कि नहीं आता है। व्हाट इज बिल ऑफ सप्लाई एंड व्हाई इट इज टू बी डन, आगे हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 2-5 मिनट का, बट नॉट इन दिस चैप्टर बट इन एनी अदर चैप्टर। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ ₹50 lakhs। अभी सिर्फ इसे रीड कर लो, वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट ऑन इट ऑन द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, बिकॉज आपको ये समझने के लिए रजिस्ट्रेशन ये चैप्टर पता होना चाहिए, शॉर्ट में समझना है। तो इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी बिजनेस, या इनक्यूबेटर मतलब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर स्पेशल कोई स्पेशल बिजनेस का एरिया या एसीजेड या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एक्सेट्रा बनाने में आपको हेल्प करते हैं या उसके डेवलपमेंट में आपको हेल्प करते हैं। तो ये जो इनक्यूबेटर या इनक्यूबेटी होता है, इनका अग्रीमेंट होता है विद द गवर्नमेंट कि हम इसको बनाने में, डेवलप करने में, अपग्रेड करने में आपको सपोर्ट करेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जब से इनका अग्रीमेंट हुआ उसके बाद में अप टू 3 इयर्स, जब से उनका अग्रीमेंट हुआ उसके बाद में अप टू 3 इयर्स इनको एग्जेम्पशन मिलेगा टिल द पॉइंट दे रीच अ टर्नओवर ऑफ ₹50 lakhs। सो इसका मतलब क्या है? द टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड ₹50 lakhs इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो 3 साल तक के जो अग्रीमेंट जब मैंने एंटर किया उसके बाद में 3 साल तक के मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर कंफ्यूजन है तो चिंता नहीं करना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, या फिर आप स्पेसिफिक क्वेरी भी पूछ सकते हो वंस वी आर डन विद द रजिस्ट्रेशन चैप्टर, उसमें हम इसके ऊपर और बात करेंगे। या फिर ध्यान में नहीं भी रहा तो भी ज्यादा चिंता नहीं करना, आज सच इसके ऊपर कोई सवाल पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पूछ सकते हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए। ये जो FSSAI है यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो रजिस्ट्रेशन या कोई सर्टिफिकेशंस देती है इनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। कोई बायो इंक्यूबेटर या टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर अगर आप स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हो, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्टेड, राइट। कोई ये जो न्यूज कलेक्ट करना और न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अंडर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी एग्जेम्प्ट। जो पब्लिक लाइब्रेरीज है जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को बुक्स वगैरह अवेलेबल है, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। ठीक है, 52 वाला पॉइंट क्या कह रहा है? सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर ऑफ एनी बिजनेस एग्जीबिशन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया। सो अगर कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन आप ऑर्गेनाइज करवा के दे रहे हो, and if this business exhibition is held or organized at a place which is outside India, so business exhibition organized outside India, business exhibition organized outside India is exempt, business exhibition organized in India is taxable। ठीक है, तो जहां पर मैं थोड़े एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वहां पर
ट्विस्ट हो सकता है, प्रोविजंस को चेंज हो सकती है, इसके लिए मैं अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया में अगर होगा तो टैक्सेबल है, बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर होगा तो एग्जेम्प्ट है। अगर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स की कोई सर्विस मिल रही है, सर्विसेज बाय एनिमल स्लॉटर, एग्जेम्प्टेड। एग्रीकल्चरल फूड और वेजिटेबल्स को कूलिंग कर रहे हैं, प्री कंडीशनिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं, विच डू नॉट अल्टर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर अगेन एग्जेम्प्टेड। ऑलरेडी हमने ये एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज में पढ़ा है। देन नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट की अगर कोई सर्विस है, ये भी एग्जेम्प्ट है। ये क्या है? बेसिकली हमारे कंट्री में वेयर हाउसेज की कमी है, और वेयर हाउसेज में भी कोल्ड चेन वेयर हाउसेज की कमी तो बहुत ज्यादा है। सो कोल्ड चेन वेयर हाउस मतलब क्या? या ऐसा वेयर हाउस होता है जिसमें कूलिंग की फैसिलिटीज होती है, यू हैव फैसिलिटीज ऑफ कूलिंग। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स या पेरिशेबल कमोडिटीज जल्दी खराब नहीं होगी। बट इसे कोल्ड चेन वेयर हाउस को बनाने के लिए बहुत टेक्निकल नॉलेज लगता है। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट बनाया है। तो अगर आपको कोई कोल्ड चेन बनाना है तो यू कैन टेक द नॉलेज एंड हेल्प फ्रॉम दिस नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। तो ये जो नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट जो आपको सर्विस दे रहा है, इसके जो चार्जेस है दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है जो इंडिया में काम कर रहा है, इट विल बी अगेन एग्जेम्प्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी कोई फीस और चार्जेस है, दे विल बी अगेन एग्जेम्प्ट। 68 नंबर को अगेन आपको ध्यान रखना है, अगेन इसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप ले सकते हो। जो चिंटू पिंटू एग्जेम्पशंस है उसमें भी हमारे काम का जो होगा 68 पे आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या चीजें कहिए ध्यान दीजिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी, मतलब आप किसी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी को सर्विसेज दे रहे हो, एंड यू आर गिविंग सर्विसेज टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर और कोच और टीम मैनेजर। सो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी है जिनके नाम हमने अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, उसे आप सर्विसेज दे रहे हो एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर अ स्पोर्टिंग इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सच रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, और यू आर गिविंग सर्विसेज टू अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, वो एग्जेम्प्ट है। मतलब क्या है? लेट अस से इंडिया और इंग्लैंड का एक क्रिकेट का मैच चल रहा है विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी, सो इट इज अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। यहां पर अगर मैं एज अ प्लेयर, एज अ रेफरी, एज एन अंपायर, एज अ कोच और एज अ टीम मैनेजर कोई सर्विस दे रहा हूं, इसके जो मुझे चार्जेस मिल रहे हैं इट विल बी एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल सर्विस दे रहा हूं विच इज नॉट कवर्ड बाय अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर, जैसे सिलेक्टर की सर्विस, कमेंटेटर की सर्विस, पिच क्यूरेटर की सर्विस, टेक्निकल एक्सपर्ट की सर्विसेज आर टैक्सेबल। ठीक है? सो एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर गिविंग सर्विसेज टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी फॉर इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सच बॉडी इज एग्जेम्प्ट। या फिर कोई एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी को कोई सर्विस दे रहा है, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेट अस से विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई को कोई सर्विस दे रहा है, या महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन बीसीसीआई को कोई सर्विस दे रहा है, तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी को अगर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। मतलब ये अगर आप लोग किसी प्राइवेट स्पोर्टिंग इवेंट या बिजनेस स्पोर्टिंग इवेंट में काम कर रहे हो, जैसे कि आईपीएल हो गया, तो वहां से आपको जो फीस मिल रही है इट विल बी टैक्सेबल। सो हाउएवर सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, पिच क्यूरेटर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स आर टैक्सेबल। ये क्या होगी? टैक्सेबल होगी। सिमिलरली द सर्विसेज ऑफ अ प्लेयर to a franchisee which is not a recognized sporting body is also taxable। जैसे मान लेते हैं आईपीएल के ऑक्शन में मुझे 100 करोड़ रुपीस में सिलेक्ट किया गया, तो यहां से जो मुझे 100 करोड़ रुपीस मिलेंगे दे विल बी टैक्सेबल। वही अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा हूं, वहां से मुझे 50 करोड़ या 50 लाख या 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर मैं एज अ कमेंटेटर बोलकर जा रहा हूं, इट विल बी टैक्सेबल। सो एग्जेम्प्ट क्या है? एक प्लेयर की सर्विस, एक रेफरी की सर्विस, एक एम्पायर की सर्विस, एक कोच की सर्विस या टीम मैनेजर की सर्विस फॉर अ स्पोर्टिंग इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी इज एग्जेम्प्ट। एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी को कोई सर्विसेज दे रही है, इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल क्या है?
सिलेक्टर की सर्विस, कमेंटेटर की सर्विस, पिच क्यूरेटर की सर्विस या किसी और नाम से कोई भी सर्विस किसी भी पर्पस के लिए दो, किसको भी दो, इट इज टैक्सेबल। अगर मैं कोई ऐसे स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जहां विच इज नॉट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग बॉडी, जाके फ्रेंचाइज ने मुझे ऑक्शन में लिया या मुझे उसके लिए कुछ फीस मिल रही है, इट इज अगेन टैक्सेबल। ठीक है, देन सिमिलरली वी हैव सम मोर एग्जेम्पशंस, जहां पर हमने कहा कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का प्लांट अगर मैं लगा रहा हूं तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि ये जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल का जो वेस्ट आता है उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं, इट विल बी एग्जेम्प्ट। पब्लिक कन्वेनियंसेस के जो वॉशरूम्स या यूरिनल्स या लेबोरेटरीज होती है, दे विल बी अगेन एग्जेम्प्ट। ठीक है, चिंटू पिंटू एग्जेम्पशंस है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय, मतलब services received from a provider of services who is located in a non taxable territory, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब क्या, इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विसेज लेना। सो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रही है, इसके ऊपर हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ ली है, 12AA वाली एंटिटी वाला चीज, सेम चीजेस सेम थिंग्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड हियर। तो import of services by central government or state government etc for the purpose of nation exempted, by an entity registered under section 12AA of the act for a charitable purpose is exempted, online educational journals or periodicals other than preschool and HSC will be again exempt, or any person located in a non taxable territory will be again exempt। तो ये चीजें ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पर पढ़ी है, इसलिए अभी हम सिर्फ इसको रीड ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ क्वेरी होगी तो हम उसके ऊपर फर्दर डिस्कशंस कर सकते हैं। Services received by Reserve Bank of India from a place outside India in relation to foreign exchange management of foreign exchange reserves are exempt, मतलब आरबीआई अगर इंडिया के बाहर से आरबीआई के पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कोई सर्विसेज ले रही है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। देन ये जो थर्ड नंबर का चीज है, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट टू अस, आपको ये इसके ऊपर फिर से एक ध्यान देना है। ठीक है, क्या ये हम समझते हैं, सर्विसेज बाय अ टूर ऑपरेटर to a foreign tourist in relation to a tour conducted wholly outside India is exempt। तो exemption क्या है देखिए समझिए, what is exempted, let's try to understand this। तो हमें क्या क्या चाहिए कॉम्बिनेशन में, एक तो चाहिए टूर ऑपरेटर, ठीक है, प्लस फॉरेन टूरिस्ट, मतलब जो टूरिस्ट है वो इंडिया का नहीं होना चाहिए या इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, प्लस एंटायर टूर इज आउटसाइड इंडिया। अगर आप ये तीनों कंडीशंस या इन तीनों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करते हो, देन ये टूर ऑपरेटर की जो एक्टिविटी है या जो सर्विस है, इट विल बी एग्जेम्प्ट। सो टूर ऑपरेटर है, फॉरेन टूरिस्ट एंटायर टूर आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंटायर टूर आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट। अब जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से आपको सुनना है। सो फॉरेन टूरिस्ट एंटायर टूर आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट, इंडियन टूरिस्ट एवरीथिंग इज टैक्सेबल। अगर इंडियन टूरिस्ट इंडिया में टूर कर रहा है तो भी टैक्सेबल है, इंडिया के बाहर टूर कर रहा है तो भी टैक्सेबल है। फॉरेन टूरिस्ट अगर इंडिया में टूर कर रहा है तो भी टैक्सेबल है। कोई अगर ऐसा टूर है जो वैसे तो इंडिया के बाहर है, लेट अस से यूरोप घूमने का पूरा टूर बना है, लेकिन उसमें बीच में इंडिया में आपको लेट अस से ताजमहल दिखाया जा रहा है, तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, उसमें ताजमहल भी आ रहा है, तो टूर का एक पोर्शन इंडिया में आया, इट विल बी अगेन टैक्सेबल। सो व्हाट इज एग्जेम्प्ट इज फॉरेन टूरिस्ट एंड एंटायर टूर आउटसाइड इंडिया, फॉरेन टूरिस्ट एंड एंटायर टूर इज आउटसाइड इंडिया, दैट इज ओनली एग्जेम्प्ट। ठीक है, इंडियन टूरिस्ट होगा इट विल बी अगेन टैक्सेबल, राइट, इंडिया में अगर टूर का कोई पार्ट है इट विल बी अगेन टैक्सेबल। सो फॉरेन टूरिस्ट एंटायर टूर आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट। ठीक है, देन इसके अलावा सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टेब्लिशमेंट
of a person in India to any establishment of that person outside India. मतलब जैसे मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मेरी यूके में एक ब्रांच है, मेरी यूके में भी एक ब्रांच है और यूएस में भी एक ब्रांच है. सो आई एम इंडियन कंपनी हैविंग वन ब्रांच इन यूके, हैविंग वन ब्रांच इन यूएसए. तो यूके वाली ब्रांच अगर यूएसए वाली ब्रांच को कुछ सर्विस देगी तो ये एग्जेम्प्ट है. मतलब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की इंडिया के बाहर अगर कुछ ब्रांचेस है और वो इंडिया के बाहर के ब्रांचेस अगर इंटरनली अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी. Similarly, import of services by UNO, United Nations Organizations या specified international organizations जैसे कि World Trade Organization हो गए या International Labour Organizations हो गए etc. they will be exempt. Common sense है ये. Import of services by foreign diplomatic missions again they will be exempted. Common sense है ये, ठीक है ना, because international relations हमें manage करने पड़ेंगे, right? These are few important exemptions जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा ये 1, 2 और 3 आप लोग इन्हें सिर्फ 1, 2, 3 एंड 5 आप लोग इन्हें सिर्फ पढ़कर रखिए. क्यों पढ़कर रखिए? ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और ओनली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बार रीड करके रखिए. आगे हम जब टीडीएस वगैरह के कुछ चैप्टर्स जब करेंगे तब ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन देम. ठीक है. अब हमारा एग्जेम्पशन ये चैप्टर खत्म हो चुका है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to close this video at this point itself या pause this video here itself और पीछे जाके जितने भी exemptions है सारे क्विकली अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज करना है. so all the exemptions you have to revise by going back. और उसके बाद अभी हम लोग जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है. ठीक है. लेट्स गो अहेड विद सम क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन क्या है? An individual acts as a referee in a football match organized by Sports Authority of India. तो एक इंडिविजुअल एक्ट क्या कर रहा है? रेफरी इन अ फुटबॉल मैच विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो बताइए ये टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? देखिए अभी हमने पढ़ा है इंडिविजुअल एज अ रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय recognized sporting body, right? So a referee by a sports authority of India, it will be exempted from GST, right? Because recognized sporting body ने sporting event organize किया और you are acting as a referee और umpire और coach और team manager है और as a player, वो सारे चीजों को आप satisfy कर रहे हो. साथ में कहा है he has also acted as a referee in another charity football match. किसी और charity football match में भी आपने as a referee काम किया है which is organized by a local sports club in lieu of lump sum consideration. तो ये जो charity football match organize किया है जो local sports club ने है. अब local sports club is not a recognized sporting body, therefore it will be taxable. बराबर है. तो हम क्या कहेंगे? देखिए what we will say, services provided to a recognized sporting body by an individual as a referee will be exempt from GST for sporting event organized by such recognized sporting body, right? तो पहला वाला exempt होगा. दूसरे वाले में हम क्या कहेंगे? However, if he acts as a referee in a charity football match which is organized by a local sporting club, he would not be entitled to the exemption and GST will be payable in this case. So ये जो क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूँ ये जो चिंटू पिंटू जो एग्जाम्पशंस अभी हमने पढ़े उनके ऊपर है. इनके ऊपर 2 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछने के चांसेस बनते हैं, इसीलिए हम लोग इन चीजों से अवेयर होने चाहिए. देन अगला है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स ट्राई टू स्टडी इट. RXL Private Limited manufactures a beauty soap with a brand name Forever Young. So RXL manufacturers एक beauty soap manufacture करती है with a brand name Forever Young. RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand. Miss Ahana Kapoor its brand ambassador. अब Ahana Kapoor क्या इसकी brand ambassador है? आप लोगों को जवाब मिल गया होगा. You must be aware with the answer कि as a brand ambassador है तो एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है.
तो ब्रांड एम्बेसडर के लिए तो एग्जेम्पशन अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। सो RXL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ ब्यूटी सोप विथ ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। फॉरएवर यंग ब्रांड नेम से ये मैन्युफैक्चर करती है। RXL Private Limited has organized a concert to promote its brand and Miss Ahana Kapoor is its brand ambassador, जो कि एक लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस है। उसने वहाँ पे क्लासिकल डांस परफॉर्म किया और इसके लिए उसको 1,20,000 रुपीज जो प्रोसीड थे, द प्रोसीड ऑफ द कंसर्ट वर्थ रुपीज 1,20,000 रुपीज वर डोनेटेड। अब आहाना कपूर को GST भरना पड़ेगा क्या? तो इसमें हमने क्या कहा, सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स of music, dance or theatre are exempt from GST if the consideration charge for such performance is not more than rupees 1,50,000। लेकिन ये exemption available नहीं है if you are providing services as a brand ambassador। However, such exemption is not available in respect of service provided by such artist as a brand ambassador। So since Miss Ahana Kapoor is the brand ambassador of Forever Young soap manufacturers, the services rendered by her by way of classical dance performance of the concert organized by RXL Private Limited to promote its brand will not be eligible for above mentioned exemption and thus it will be taxable। तो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आप लोगों को खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। इजी आपको पढ़ के इसका जवाब मिल जाएगा। तो पूछा क्या है आप लोगों को, व्हाट इज आस्क्ड टू यू, लेट्स ट्राई टू सर्च आउट। आपको पूछा है डिटरमाइन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस, नीचे दिए गए इंडिपेंडेंट केसेस में आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो पहला है फीस चार्ज्ड फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो योगा कैंप रजिस्टर्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, तो चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी के तहत इन माय ओपिनियन इट विल बी एग्जेम्प्ट। देन दूसरा, अमाउंट चार्ज्ड बाय अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विथ रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर providing services to a banking company or an insurance company with respect to its rural branch or rural accounts is again exempted from GST. Then amount charged by a cord blood bank for preservation of stem cells, health care services में आप लोगों ने पढ़ा होगा, it will be again exempt. Amount charged charge for services provided by a commentator, यहाँ पे सर्विसेज किसने दी है, कॉमेंटेटर ने दी है। कॉमेंटेटर उस 5 या 6 नामों में हमने कवर किया था क्या, यहाँ पे सर्विस किसने दिया है, कॉमेंटेटर ने दिया है, देयरफॉर इट मे बी हेल्ड एज टैक्सेबल सप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप पकड़ के चलिए। क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, चारों करेक्ट तो 4 में से 4, 3 करेक्ट तो 3 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपका एग्जामिशन कंप्लीट होता है। सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक चैप्टर आता है एग्जामिशन। ये चैप्टर आप देखिए, आपने ही नंबर ऑफ वीडियोस 5-6 घंटे के ऊपर की वीडियोस आपने देखे होंगे एग्जामिशंस के लिए। यहाँ पर की इज टू मेमोराइज और टू लर्न द थिंग और टू रिमेंबर और रिकॉल द थिंग्स। एग्जामिशन ये चैप्टर आपके नोट्स में मैंने एक डिटेल लिस्ट दे दी है सिर्फ, बट वो पूरा का पूरा चैप्टर को इन डेप्थ डिस्कशन हमने यहाँ पर किया है। और ये जो डिस्कशन है इसका जो PDF है वो आप लोग हमसे मांग सकते हो। यू आर एलिजिबल टू टेक PDF ऑफ दिस डिस्कशन, जो अगर ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, आपने डाउनलोड कर लिया है तो वेरी गुड, अपलोड नहीं किया या डाउनलोड नहीं किया तो आप मुझे बताइए, मैं इसे अपलोड करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम्पशंस को ग्रुप वाइज, इन कैटेगरी वाइज ही आपने पढ़ना चाहिए। सो आइडियल सिनारियो में एग्जाम्पशंस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हम लोगों ने मोटा मोटा तौर पर जो टोटल ग्रुप्स देखे हैं वो 23 और लेटेस्ट से 25 ग्रुप्स है। इन मोटा मोटा तौर पर 25 ग्रुप्स है हमारे पास, एक एवरेजली मोटा मोटा तौर पर हम क्लब कर देते हैं, 25 ग्रुप्स है। तो पहले तो आपने सारे एग्जाम्पशंस रीड कर लिए। अब इसके बाद में इस पर्टिकुलर चैप्टर पे कॉन्फिडेंस अगर गेन करना है तो कैसे गेन करें। टू गेन द कॉन्फिडेंस क्या करना है, 5-5 ग्रुप्स को बांट लो। तो ग्रुप 1 to 5 एक हो गया स्लॉट, 6 to 10 दूसरा स्लॉट हो गया, 11 to 15 तीसरा स्लॉट हो गया,
16 to 20 चौथा स्लॉट हो गया एंड रिमेनिंग 21 to 25 पांचवा स्लॉट हो गया। तो डे 1 को स्लॉट 1 लो, अच्छे से रीड करो, प्रैक्टिकल्स करो, स्लॉट 1 को क्लोज करो। डे 2 को क्या करो, स्लॉट 1 को रिवाइज करो और स्लॉट 2 को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके क्लोज करो। डे 3 को स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 को रिवाइज होना चाहिए और स्लॉट 3 को अच्छे से पढ़कर प्रैक्टिकल्स देखकर क्लोज करना चाहिए। डे 4 को स्लॉट 4 पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो एंड 1 to 3 को रिवाइज करो। सिमिलरली डे 5 को 1 to 4 रिवाइज एंड रिमेनिंग ऑल द थिंग्स अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके क्लोज करो। व्हेनेवर प्रैक्टिकल आपके सामने आएगा एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपने पेशेंटली सारे वीडियोस देखे हैं, नोटिंग किया है, रीड किया है, तो एग्जामिनेशन का जब प्रैक्टिकल आपके सामने आएगा आप डेफिनेटली उसका पूरा का पूरा आंसर लिख पाओगे। यू आर नॉट गोइंग, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर द सर्विसेज एग्जेम्प्ट, आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट, आपको ये भी पूछा नहीं जाएगा। आपको एक स्पेसिफिक सर्विस दी जाएगी कि लेटर से हेल्थ चेकअप डन, ये एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, आपको ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है ना। आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, ये एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, स्टडी किए, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसके ऊपर कोई शक नहीं करना है आपको। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, अगले वीडियो में हम कोई और चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।